बच्चों, आज हम करेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ लेख है बच्चों, निबंध भी आप कह सकते हो। हमारे भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनका लिखा हुआ निबंध है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन यानी कि कार्यों का विभाजन, और जाति प्रथा यानी कि जातिवाद के आधार पर नहीं होना चाहिए। कार्य कुशलता का जो विभाजन है, कार्यों का जो विभाजन है, वो जातिवाद या जाति प्रथा के आधार पर नहीं होना चाहिए। इसी बारे में लेखक ने अपने बहुत सारे तर्क दिए हैं और लेखक का मानना है कि आज भी यानी कि आधुनिक युग में भी ये बहुत ही विडंबना का, बहुत ही दुख का विषय है कि बहुत सारे समाज के लोग इसका समर्थन करते हैं, इसके पोषक बने हुए हैं कि श्रम विभाजन जातिवाद के आधार पर होना चाहिए। लेकिन लेखक ऐसा नहीं मानते। उन्होंने अपने तर्क दिए हैं कि एक सभ्य समाज में श्रम विभाजन तो होना चाहिए, लेकिन यानी कि कार्यों का बंटवारा तो हो, लेकिन कार्य कुशलता के आधार पर, व्यक्ति की योग्यता के आधार पर, उसकी रुचि के आधार पर, उसकी निपुणता के आधार पर। लेकिन भारत में ये बहुत ज्यादा प्रचलन में है कि जाति प्रथा के आधार पर ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है। बच्चा जब गर्भ में ही होता है, उससे पहले ही उसका जो व्यवसाय है, उसका पेशा है, उसका काम है, धंधा है, उसका निर्धारण कर दिया जाता है कि जब वो दुनिया में आएगा तो वो किस जाति से जुड़ा हुआ है और क्या काम वो करेगा। तो इस प्रकार के जो पोषक बैठे हुए हैं समाज में, समर्थन जातिवाद का करते हैं, जाति प्रथा का करते हैं, तो अपने तर्कों के माध्यम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ऐसे लोगों को जवाब दिया है कि एक सभ्य समाज में, एक विकसित राष्ट्र में, एक सक्षम राष्ट्र के अंदर श्रम विभाजन हो, लेकिन कार्य कुशलता के आधार पे, उसकी रुचि के आधार पे। अगर जाति प्रथा के आधार पर, जातिवाद के आधार पर व्यक्ति का पेशा हम निर्धारित कर देते हैं, तो उसकी अपनी जो रुचि है वो उसमें से खत्म हो जाती है। और इसका सबसे बड़ा जो दुष्परिणाम है कि लोग रुचि से जब काम नहीं करते, तो सबसे पहले तो जो टालू मानसिकता होती है, काम को टालने की जो मानसिकता होती है, जो मनुष्य को निष्क्रिय बना देती है, अपंग बना देती है, काम करने के प्रति उसका कोई मन नहीं होता, तो वो पैदा हो जाती है। और दूसरी, जब व्यक्ति पूरा जीवन एक ही पेशे से जुड़ा हुआ रहने के लिए मजबूर होता है, समाज का एक बहुत बड़ा जो वर्ग है, पैदा होने से पहले ही व्यक्ति का जब पेशा या व्यवसाय वो निर्धारित कर देता है, तो ताउम्र जब उसको जुड़ा रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है, विवश होना पड़ता है, तो कई बार ऐसी नौबत आ जाती है, ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं कि अगर वो काम धंधा जिससे जातिवाद के आधार पे वो जुड़ा हुआ है और बदकिस्मती से वो बंद हो जाता है, या कई बार तकनीकी विकास के कारण उद्योग धंधे भी बंद हो जाते हैं, तो बच्चों भूख मरी जो बढ़ावा देती है जातिवाद, उसके कारण भूखे मरने तक की नौबत लोगों को आ जाती है। तो लेखक इस बात का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते। व्यंग्य किया है उन लोगों के ऊपर जो आज के युग में भी जाति प्रथा को फैलाने का काम कर रहे हैं। जाति प्रथा श्रम विभाजन ही नहीं करती, श्रमिक विभाजन कर देती है। ऊंच नीच की या जातिवाद की जो खाई है वो लोगों के मनों में और गहरी कर देती है। तो इसलिए लेखक नहीं चाहते कि श्रम विभाजन जाति प्रथा के आधार पे हो। किसी तरह भी जातिवाद किसी की कार्यकुशलता में, उसकी योग्यता में, उसकी रुचि के आड़े नहीं आना चाहिए। व्यक्ति को जो काम करना है अपने जीवन में, वो अपनी रुचि के आधार पर, अपनी कार्यकुशलता के आधार पर, अपनी योग्यता के आधार पर, अपनी शिक्षा के आधार पर ही करना चाहिए। तो इसीलिए लेखक ने बताया है कि श्रम विभाजन एक सभ्य समाज के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन जाति प्रथा के आधार पर नहीं, बिल्कुल भी जाति प्रथा के आधार पर नहीं होना चाहिए। इसका सबसे बड़ा दोष जो बताया है लेखक ने कि एक तो व्यक्ति को पूरी उम्र के लिए एक ही पेशे से, एक ही व्यवसाय से ये जोड़ देती है, और कठिन परिस्थितियां आने पर भूखे मरने तक की नौबत आ जाती है।
चाह कर भी व्यक्ति अपना जो पेशा है, अपना जो व्यवसाय है, वो नहीं बदल सकता। और इसी को दास्तां भी कहा है लेखक ने, कि कुछ लोगों के द्वारा निर्धारित किए गए जो कर्तव्य हैं, जो नियम हैं, व्यवहार हैं, अगर जाति प्रथा के कारण लोग उसका पालन कर रहे हैं तो वो भी एक प्रकार की दास्तां है, गुलामी है, परतंत्रता है। केवल कानूनी पराधीनता ही दास्तां नहीं होती, तो इसको भी हम लोकतंत्र में मान्य नहीं मान सकते। दूसरों के द्वारा कहे गए व्यवहार को जब अपनाने की मजबूरी जाति प्रथा के आधार पर लोगों के सामने आती है तो वो भी कानूनी पराधीनता न होते हुए भी दास्तां शब्द का इस्तेमाल लेखक ने किया है कि वो भी एक प्रकार की गुलामी है। जब हम अपनी जाति से जुड़े हुए पेशे में अपनी रुचि नहीं रखते और अपनी जाति से बाहर जाके भी काम धंधा नहीं कर सकते, ऐसा जाति प्रथा को मानने वाला जो समाज है हमें उसकी अनुमति नहीं देता, तो वो भी एक प्रकार की गुलामी है, दास्तां है। तो उसका समर्थन करने वाले लोगों के ऊपर व्यंग्य लेखक ने किया है कि आज के युग में ये सही नहीं है। दूसरा बच्चों, लेखक ने बताया कि मेरी कल्पना का एक आदर्श समाज है जिसमें 3 जो तत्व हैं वो शामिल लेखक ने किए हैं, जिसमें स्वतंत्रता है, समता है, भ्रातृता है। स्वतंत्रता, समता और भ्रातृता, अगर ये तीनों चीजें हैं तो एक आदर्श समाज की कल्पना की जा सकती है, एक सभ्य समाज की कल्पना की जा सकती है। तो लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या कहते हैं कि स्वतंत्रता यानी कि आजादी, हम आजाद हैं और हमारे समाज में इतनी गतिशीलता तो होनी चाहिए कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक किनारे से देश के दूसरे किनारे तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो हम उनके साथ एक अच्छा व्यवहार करें, हर चीज वहां तक पहुंचे, दुख में, सुख में, और इतनी गतिशीलता में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ भी आजाद होते हुए, स्वतंत्र होते हुए बहुत सारी जो दिक्कतें हैं जातिवाद का या जाति प्रथा का पोषण करने वाले लोग, समर्थन करने वाले लोग कर देते हैं कि गतिशीलता बनाए रखते हैं, हर चीज उनको होनी चाहिए, ये भी ठीक है। बहुत सारी चीजों का समर्थन वो करते हैं कि एक किनारे से दूसरे किनारे तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो सहायता मिल जाती है, उनको दिक्कत नहीं होती। लेकिन जैसे ही जाति से बाहर जाके पेशा इख्तियार करने की बात आती है तो फिर वही जातिवाद का जो राग है वो आलापना शुरू कर देते हैं, उसकी आजादी व्यक्ति को नहीं मिलती। अपनी जाति से बाहर जाके काम करने की जो आजादी है वो समाज, वो वर्ग भेद की जो भावना है वो नहीं मिटा पाते। दूसरा, भ्रातृता या भ्रातृत्व की जो भावना है, लेखक कहते हैं कि इसमें किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भाईचारा जो है वो दूध और पानी की तरह मिला हुआ होना चाहिए। तो भाईचारे में भी किसी को भी यानी कि समाज के किसी भी वर्ग को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, ऐसा लेखक का मानना है। समता के बारे में लेखक ने बताया बच्चों कि समता जो है वो फ्रांसीसी क्रांति के नारे का शब्द भी रहा और बहुत ही विवादास्पद भी रहा। तो समता यानी कि हर व्यक्ति एक समान नहीं हो सकता और हर किसी को समान अधिकार भी नहीं दिए जा सकते। इसके 3 कारण लेखक ने बताए बच्चों कि हर व्यक्ति शारीरिक वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार और मनुष्य के अपने प्रयत्न, तीनों ही दृष्टियों से एक समान नहीं हो सकते। ये एक असंभव सिद्धांत है, लेकिन फिर भी एक नियामक सिद्धांत भी हो सकता है। शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार के आधार पर लेखक ने कहा है कि हमें किसी के साथ भी अनुचित व्यवहार नहीं करना चाहिए और मनुष्य के जो अपने प्रयत्न हैं वो मनुष्य के वश में है कि वो कितनी मेहनत करता है, कितना परिश्रम करता है, कितनी योग्यता, कितनी रुचि काम करने में उसकी है, तो अपने बल पर वो कुछ भी हासिल कर सकता है। तो समता का जो सिद्धांत है वो भी रह जाता है, यानी कि सभी के ऊपर लागू नहीं हो सकता। लेकिन वैसे लेखक कहते हैं कि मेरी कल्पना का जो एक आदर्श समाज स्थापित हो सकता है अगर ये तीनों जो तत्व हैं मिलके काम करें तो यहाँ पे किया जा सकता है। यानी कि स्वतंत्रता, समता और भ्रातृता की जो भावना है अगर लोग इनको समझें तो सही से जो शासन पद्धति है वो चल सकती है।
लोकतंत्र जिसको कहा है, भाईचारे के बारे में बताना चाहूंगी। लोकतंत्र जो है वो एक कोई शासन पद्धति नहीं है। हमारे सामाजिक जो व्यवहार है, आचार है, विचार है, सामूहिक जो जीवनचर्या है, उनके अंदर जो आदान प्रदान होता है वही लोकतंत्र है। वो भी भाईचारे के अंतर्गत ही आता है। तो भाईचारा दूध और पानी की तरह मिला हुआ लेखक ने कहा है कि होना चाहिए और किसी को भी इसके ऊपर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो लेखक ने क्या बताया है बच्चों कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा कि एक सभ्य समाज के अंदर, एक बात अगर अच्छे से आप समझ लोगे कि एक सभ्य समाज के अंदर, एक अच्छे या सक्षम समाज के अंदर श्रम विभाजन आवश्यक है, जरूरी है, यानी कि कार्यों का बंटवारा होना चाहिए। लेकिन किसके आधार पे? जाति प्रथा या जातिवाद के आधार पर नहीं होना चाहिए। व्यक्ति की कार्यकुशलता, उसकी रुचि, उसकी योग्यता के आधार पर श्रम विभाजन होना चाहिए। जाति प्रथा एक ऐसा कीड़ा है, एक ऐसी दीमक लेखक ने बताया है कि वो श्रम विभाजन ही नहीं करता, श्रमिक विभाजन कर देता है। वर्ग भेद की जो ईर्ष्या है, घृणा है, वो समाज के अंदर फैल जाती है और बहुत ही विडंबना, बहुत ही दुख का विषय लेखक ने इसको कहा है कि आज भी बहुत सारे लोग इसका समर्थन करते हैं। जबकि जाति प्रथा या जातिवाद के आधार पर अगर श्रम विभाजन होता है तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बेरोजगारी और भूखमरी तक का सामना लोगों को करना पड़ता है। अंत में लेखक ने बताया बच्चों कि एक जो राजनेता होता है उसका व्यवहारीय सिद्धांत क्या रहना चाहिए, किस प्रकार से लोगों से एक राजनेता को, क्योंकि उसका जो पाला है बहुत सारे लोगों से पड़ता है, उसका जो मिलना रहता है बहुत सारे लोगों से होता है, समाज के बहुत बड़े वर्ग से नेता लोग मिलते हैं, तो किस प्रकार का व्यवहारीय सिद्धांत उसका हो कि किसी प्रकार का वर्गीकरण या श्रेणीकरण वो ना कर सके। तो बहुत ही सीधे और स्पष्ट शब्दों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि कोई भी राजनेता जब भी जनता के बीच में वो होते हैं तो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। हर किसी को, चाहे वो उच्च जाति से है, चाहे वो निम्न जाति से है, सबके साथ एक जैसा जो व्यवहार है उस राजनेता को रखना चाहिए। यही उसका व्यवहारीय सिद्धांत है और ऐसे ही व्यवहार से धीरे धीरे समाज में परिवर्तन आता है और वर्गीकरण या श्रेणीकरण की जो भावना है या जाति प्रथा की जो भावना है या जातिवाद की जो भावना है, जो गलत है, आधुनिक और सभ्य समाज के लिए सही नहीं है, तो धीरे धीरे वो चीजें समाज से खत्म की जा सकती हैं। तो बच्चों, अपने तर्कों के माध्यम से, अपने तथ्यों के माध्यम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इन सारी चीजों के बारे में बताया है कि किस प्रकार से होना चाहिए और क्या सही है और क्या गलत है। तो बड़े अच्छे से आपने करना है। थैंक यू बच्चों।